यस रक्षिता। सर आपने अभी फिफ्टी में क्या क्या करा दिया, बिकॉज मैं बहुत टाइम से मतलब मैंने क्लासेस अटेंड किया है, थर्ड ड्यूटी से पहले ही मैंने क्लासेस अटेंड। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा क्लियर लाउड। सर आपने अभी मतलब कितना करवा दिया है, क्योंकि मैंने थर्ड ड्यूटी भी नहीं दिया है और उससे पहले से मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर रही हूँ। तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, मैंने यूट्यूब पे डाल रखे वीडियो, मैं भेज दूंगा, वो रिवाइज कर लेना वहां से, ठीक है? और मैंने कहाँ तक कराया है ये मैं दिखा देता हूँ। बोलो। सर वैसे आपके चैनल का नाम क्या है? ये सरीना बाई परवीन, ये जो है फोटो में है ना, ये वाला। हमने कर लिया यहाँ तक पोस्ट वॉर रिकवरी, मास प्रोडक्शन, फिर उसके बाद में ये वाला फोर्ड वाला। ठीक है, ठीक है। इसमें मैं कल एक लॉजिक बता रहा था, वो लॉजिक सुनो कि ये इमेजिन करो, इंडिया के अंदर जो है मारुति वैन है, ठीक है, मारुति कार होती है। पहले सब हर किसी के पास नहीं होती थी, पहले कार वाज अ लग्जरी, ठीक है, पहले कार वाज लग्जरी, तो बहुत कम लोगों के पास में होती थी। अभी कार इज नो लॉन्गर लग्जरी, अभी कार हर किसी के पास में होती है। रीजन मीन कि इंडिया जो है वहां पे लोगों की इनकम्स राइज हुई है, ठीक है। अभी कोई ऐसा नहीं है किसी के पास में कि कमा नहीं सकता तो वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो सिस्टम होता है जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है उसकी जब इनकम राइज करती है, तो इनकम राइज करने से डिमांड बढ़ती है चीजों की। अब हर कोई कार के लिए डिमांड करता है, कार की वेटिंग होती है, पहले कार बनते भी कम थे, लोग लेते भी कम थे, अभी कार्स की वेटिंग हो गई है। तो यूएसए में एग्जैक्टली 1920s में क्या हो रहा था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसए रिच हो रहा है, यूएसए की इकोनॉमी राइज हो रही है। और यूएसए की अगर इकोनॉमी राइज हो रही है तो क्या होगा, इकोनॉमी राइज होने के साथ साथ लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो डिमांड करेंगे, वो लोग खाने के लिए फास्ट फूड की चेन्स में जाएंगे, कपड़े पहनने के लिए गारमेंट के शॉप्स पे जाएंगे, ऑटोमोबाइल्स खरीदेंगे, एक लाइफस्टाइल होगा स्पेंड करने का। सो वहां पे हम देख रहे थे उनका स्पेशली कंज्यूमर जो गुड्स होते हैं, व्हाइट गुड भी बोलते हैं इनको, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियो, ग्रामोफोन्स, इनका काफी डिमांड इंक्रीज हुआ। वहां पे कल्चर आ गया कि ये सब चीजें तो घर में होनी चाहिए। अभी हमारे पास भी था कल्चर कि घर में फ्रिज होना चाहिए, वॉशिंग मशीन, रेडियो, टीवी, कल्चर आ गया। तो जिनके पास इनकम राइज हो रही थी वो तो ले ही रहे थे, जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे वो लोग ईएमआईज पे ले रहे थे। ईएमआई देखा ना हमने, मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे, तो वैसे ले रहे थे। तो ये अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, अगर सब लोग जो है फ्रिज खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, इट इज गुड गुड फॉर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उसमें जो भी लोग ये जो करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, ये जब ज्वाइन करते हैं तो ये होना अच्छा है। क्यों? बिकॉज फैक्ट्री जो होती है जो इनको प्रोड्यूस करेगी वो लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट देगी, ठीक है। दूसरी चीज, जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ज्यादा फिर शोरूम्स बनेंगे, शोरूम पे लोग खरीदने जाएंगे, पैसे स्पेंड करेंगे, बैंक्स जाएंगे, बैंक लोन दे रहे हैं, तो इकोनॉमी ऐसे मूव करती है। दिस वाज द इकोनॉमी ऑफ यूएस। यूएस के पास में पैसा कहाँ से आया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होते यूएस के पास में पैसा आ गया, बिकॉज ब्रिटेन ने लोन लिया था, पूरे यूरोप ने लोन ले रखा था यूएसए से, वॉर के बाद में वो लोन दे नहीं पा रहे थे, एंड यूरोप वाज गेटिंग रिचर, सॉरी यूएसए वाज गेटिंग रिचर। तो इसको बोलते हैं बूम पीरियड, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ऐसा ज्यादा आता तो सबसे पहले लोग क्या टारगेट लेते हैं? घर खरीदने का, हाउसिंग और हाउसिंग गुड्स। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, फिर इनकम्स इंक्रीज होगी, ये पूरा चेन होता है इकोनॉमी की। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, अगर तुम उसको कंसेप्ट समझ लो, लॉजिक समझ लो, कंप्लीट दिस चेन देखो। पहले क्या होगा, हाउसिंग और कंज्यूमर गुड्स में बूम आया, इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इनकम राइज होगी, इनकम से फिर
कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड के बाद में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी फिर लोगों में, और उससे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा इनकम, ये पूरा चेन होता है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था? कोविड के टाइम पे हाउसिंग की डिमांड ही नहीं है, लोग अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। लॉकडाउन हो गया तो कंज्यूमर अपना बाहर खरीदने ही नहीं जा रहा है कुछ चीजें, आउट ईटिंग आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या देखेंगे, अगर लॉकडाउन में तुमने देखा था फैक्ट्री बंद हो गई तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इनकम्स कम हो जाएंगे, कंजम्पशन कम होगा, लोग खर्चा नहीं करे, लोग आर सेविंग बिकॉज दे आर नाउ इनसिक्योर अबाउट देयर लाइफ, डिमांड भी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, बाहर की कंट्री क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो ये पूरा चेन होता है, इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आई होप तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये यूएसए ने जो सिस्टम किया था पैसा देने का, और फिर उसके बाद में देखा काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यूएस ने इस चीज को यूटिलाइज किया। कैसे यूटिलाइज करेगा यूएस? यूएस अपनी कैपिटल को एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। कैपिटल को एक्सपोर्ट करने का मतलब यूनिवर्सल लेंडर बनना, मतलब आप अपना पैसा पूरी दुनिया को दे रहे हो। यूएस के बैंक जो है, इतने फेमस बैंक है, पूरे वर्ल्ड को लैंडिंग कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड को पैसा दे रहे थे, ठीक है। और अब देखो, तुम किसी से पैसे लेते हो तो उसको पैसे की इनकम कैसे मिलती है? इंटरेस्ट से। और इंटरेस्ट अगर वो नहीं दे पाया तो फिर क्या होता है, तुम कोलेटरल को अपने पास लेते हो। चाइना अभी कर रहा है, चाइना इज नाउ कॉपिंग दैट। चाइना बैंक के थ्रू नहीं कर रहा, चाइना की गवर्नमेंट खुद पैसे दे रही है, जैसे पाकिस्तान को, श्रीलंका को, और वो पे नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं, उस वो फिर वापस उनके पोर्ट या उनके लैंड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी चल रही है। आने वाले 6 इयर्स तक, 1929 तक हम देखेंगे, 1929 तक ही क्यों हुआ, आगे क्यों नहीं हुआ, बाद में ऐसा कुछ हो गया। 1929 तक जो है यूरोप की रिकवरी हो रही थी आफ्टर वॉर, वर्ल्ड ट्रेड, उनको पैसा चाहिए। अब बॉम्बिंग हो गई, सब कुछ जो है, जब वॉर होती है तो डिस्ट्रक्शन होता है, कोई जीत भी जाता है तो वॉर ऑलवेज गिव्स यू इंजरीज, चाहे सिटी को चाहे ह्यूमन को। तो दैट वाज देयर, तो उसकी रिकवरी में भी फंडिंग यूएसए कर रही है। और लोन्स ले लो, लोन नहीं है तो, बिकॉज यूरोप अमेरिका को पता है दिस इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो 1923 से 6 इयर्स तक, 1929 तक सब कुछ सही था। लेकिन उसके बाद में मैंने हमेशा बताया तुम्हें, इकोनॉमिक्स का ग्राफ चलता है साइन वेव जैसे, एक बार हाई तो एक बार कम। तो ये तो था बूम वाला फेज, ये वाला फेज है डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसे हम भी देखते हैं, वी फील लो, जब हम लो फील करते हैं तो हम बोलते हैं डिप्रेशन में। दिस वाज द लो फेज। डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा पक्का। कब स्टार्ट हुआ था? 1929 में। कब तक चला? मिड 1930 तक। अब इसके पीछे मैंने तुम्हें इकोनॉमिक्स समझा दिया, तुम खुद भी इसमें देखोगे क्यों होगा ऐसा। देखो, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं डिप्रेशन में सब डाउन में जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, इनकम भी कम होगा, ओवरऑल ट्रेड भी कम हो जाएगा। इसको ग्रेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज पूरे वर्ल्ड में आया है, इंडिया में भी आया है। तो ऐसा नहीं कि सब के सब में 1929 से आया और 30s तक रहा, वेरी भी किया इसने, वेरिड, कहीं कहीं पे कभी पे आया। सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होता है? देखो, पूरे का पूरा जो हमारा इकोनॉमी होता है, फार्मर जो है वो सबसे वल्नरेबल है, उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है चीजें जब भी चेंज होती हैं, बिकॉज उसकी इनकम जो होती है ना, वो कंसिस्टेंट नहीं होती है। तो एग्रीकल्चर रीजन्स में और कम्युनिटीज में वर्स्ट अफेक्टेड थे, बिकॉज वही चीज, अभी हम एग्जांपल देखेंगे क्यों एग्रीकल्चर से ज्यादा अफेक्ट क्यों होगा। सी दिस थिंग, वॉर था तो वॉर में क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा चीजों की, बहुत ज्यादा चीजों की जब रिक्वायरमेंट होती है, सी दिस थिंग, तो वहां पे वो लोग डिमांड कर रहे थे बहुत ज्यादा कि भाई अगर पूरी आर्मी है, आर्मी के कंजम्पशन के लिए वीट चाहिए, वीट को कौन उगा रहा है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या बोल रहा है, चलो ओवर प्रोडक्शन कर लेते हैं, भाई डिमांड ज्यादा है तो चलो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं, सारा बिक जाएगा। बट वॉर एंड हो गई, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गई, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, तो प्राइस जो है फॉल होंगे, प्राइस डिक्लाइन होंगे। लिंक करते जाना, प्राइस डिक्लाइन होंगे तो फार्मर जो है क्या करेंगे? उल्टा काम कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं? कि अब इनकम तो जनरेट करनी है। आप 100 kg राइस से चीजें कमा रहे थे, ना 100 kg राइस जो है वो सस्ता हो रहा है, तो आप 150 करोगे उसको,
और वो कम आएगा तो उसको 200 पे ले जाओगे। दिस इज अ सिंपल मैथ। तो उन्होंने और ज्यादा लोन्स लिए ताकि और ज्यादा प्रोडक्शन करे, ताकि अपनी इनकम को सेम रख सके। बट इन्होंने जो एक्सपेंड किया ये दैट वाज डेट्रीमेंटल टू इट। और ज्यादा लार्ज वॉल्यूम के कारण उन्होंने क्या किया, और ज्यादा प्रोडक्शन मार्केट में लेके आया। तो इट क्रिएटेड ग्लट। ग्लट क्या होता है? स्टॉक हो जाता है ना जब चीजें मार्केट में इतना ज्यादा चीजें डंप कर दिया ना, होल मार्केट इज फिल्ड विद प्रोडक्शन, प्राइस डाउन है और भी ज्यादा डाउन हो जाता है। दो कंसेप्ट होते हैं इसमें। एक होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन होता है राइज इन प्राइसेस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? डिफ्लेशन, ऑपोजिट। ये तो इन्फ्लेशन, दूसरा होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेट हम वैसे यूज करते हैं ना, टायर को डिफ्लेट करना। डिफ्लेशन होता है कोई भी चीज के अंदर बहुत ज्यादा जब कमी हो जाती है। तो दिस वाज अ डिफ्लेशन। अमाउंट बहुत कम हो गई है, व्हीट के प्राइस बहुत कम हो गए हैं। ये तो था फर्स्ट रीजन। तुमसे सीपीएससी में क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। तो फर्स्ट रीजन क्या था? एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। और जब प्राइस गिर गए तो उन्होंने ये नहीं कि प्राइस गिर गया तो नाउ वी शुड स्विच टू समथिंग एल्स। उन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि नहीं, अगर प्राइस गिर गया है तो व्हाट वी कैन डू, हम और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ताकि और हम पैसे कमाएं। लेकिन वो गलत था। दूसरा रीजन क्या होगा? दूसरा रीजन जो है वो इजी है। कैसे? सी दिस थिंग, मिड 1920s तक सब लोगों ने लोन लिया था। इससे लोन लिया था, मैं बार बार बता रहा हूँ, यूएसए से, ठीक है। यूएसए खुश था 1920 तक लोन देते हुए पूरे दुनिया को, ठीक है। लेकिन एक चीज है, आप जब आप बैंकर हो, आप लोन देते वक्त तो आप पूरी बैलेंस शीट देखते हो, आप उसका इकोनॉमिक स्टेटस देखते हो। करंट में क्या हो रहा है कि जो यूरोप की बैलेंस शीट थी, जो यूरोप का सिस्टम था, वो यूएसए के जो लैंडर्स थे जो पैसा दे रहे थे, उन्होंने सेंस कर लिया कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये आगे लोन पे नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो उन्हें लोन देना बंद करेंगे। सीधे से पहले लोन की अमाउंट थी 1 बिलियन, ठीक है, ओवर 1 बिलियन से ज्यादा अमाउंट। ईयर लेटर 1 क्वार्टर हो गया, और ज्यादा अमाउंट इंक्रीज हो गई। कंट्री जो है अभी बहुत डिपेंडेंट हो गई यूएस पे कि हमें पैसा चाहिए। एंड यूएस वाज द ओनली कंट्री जो रिच थी, जो प्रॉस्परस थी, वो लोन दे रही थी। बट यूएस के लोन एक लिमिट तक ही मिलेंगे। यूएस को पता है वापस पैसा आना मुश्किल है, तो यूएस ने विड्रॉ कर लिया, हम पैसा देंगे ही नहीं। यूएस अगर पैसा नहीं देगी तो फिर पूरा सिस्टम, जो जिस रॉ मटेरियल क्या है, मनी होता है इकोनॉमी में, मनी की सप्लाई रुक गई है। मनी की सप्लाई रुक गई तो एक मैंने चीज अगर नहीं बताई है तो एक ऑप्शन होता है बहुत, अभी तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता है तो अभी एक अच्छा डाउट है, पर इकोनॉमिक्स के लिए ये थोड़ा बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। आप क्यों नहीं अपनी करेंसी को, इंडियन गवर्नमेंट हो गई है उस टाइम के, ब्रिटेन हो गए, लोग क्यों अपनी करेंसी को बहुत ज्यादा प्रिंट करके लोगों को दे दे। एक इजी ऑप्शन है, सब लोग अमीर हो जाएंगे। सब लोगों को 1-1 लाख रुपए दे दो, इंडिया में सब लोग अमीर हो जाएंगे। हर मंथ दे दो सैलरी। बट ये कुछ जो तरीका होता है करेंसी को ज्यादा प्रिंट करने का, सैलरी देना है, कुछ भी करना है, ये ब्रिटेन ने किया। बट इससे क्या होता है, करेंसी कोलैप्स हो जाती है। करेंसी कोलैप्स हो जाती है बिकॉज पहले मान लो ब्रेड का पैकेट अगर 1 पाउंड का मिलता था, अभी वो 100 पाउंड का मिल रहा है। गवर्नमेंट ने और पैसा दे दिया सबको, तो सब लोगों के पास पैसे आ गए, तो लोग 1000 भी देने को तैयार थे। इसको बोलते हैं डाउनफॉल, इसको बोलते हैं कोलैप्स ऑफ द करेंसीज। वेनेजुएला में ये हुआ। अभी हमने तो शायद तुमने अपनी बुक में भी देखा होगा, ट्रक भर के पैसे लेके जाते थे लोग जस्ट टू बाय ग्रोसरीज। दिस इज नोन एज द डाउनफॉल ऑफ द करेंसी। दूसरी चीज, लैटिन अमेरिका में और बाकी जगहों पे एग्रीकल्चर प्राइसेस और रॉ मटेरियल के प्राइस पे गिर जाएंगे। तो गिर जाएंगे बिकॉज हर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, खरीदने वाला कोई नहीं है, और है नहीं, आर्मी को चाहिए नहीं, बट यू आर स्टिल प्रोड्यूसिंग एट दैट प्लेस। यूएस जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा कि जो ये यूरोप में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है बहुत चीपर रेट पे, वहां पे इनको कोई खरीद नहीं रहा है, तो यूएस में अगर आएंगे तो फिर यूएस के फार्मर को नुकसान होगा। तो यूएस ने वहां पे उनको ना इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब, इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है, यश, इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है
कि आप अपना जैसे कंट्री के पास में जो इम्पोर्ट आ रहा है उस पर टैक्स लगा दो, ताकि यूरोप से जो भी मान लो वीट आ रहा है, तो पहले अगर वो 100 पे आ रहा था, ठीक है, तो उस पर टैक्स लग रहा था 10, ठीक है, तो वो पड़ रहा था 110% में, ठीक है। अभी तुम इसको डबल कर दो, 20 हो गया, तो ये 120 हो जाएगा। इससे क्या होगा, इसका प्राइस इंक्रीज होगा, इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो अमेरिका जो है उसका जो एक्सपोर्ट है वो रख सकती है जी, ठीक है। सो ये यहाँ पे हो गया। यूएस जो है, क्या खुद इम्पैक्ट नहीं हुई थी डिप्रेशन से? यूएस भी इम्पैक्ट हो गया, बिकॉज मैंने पहले बताया था ग्रेट डिप्रेशन है ये। पूरे वर्ल्ड में ना कभी भी कुछ भी नेगेटिव होता है किसी भी कंट्री में, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कंट्री उससे बच जाए। फॉर एग्जाम्पल कोविड वायरस, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक डिप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म। टेररिज्म भी अगर एक पार्ट में है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया तो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 11 सितंबर 2011 को ट्विन प्लेन्स ने अटैक किया। अटैक तो अमेरिका पे हुआ, टावर्स गिर गए, बट उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे हुआ। उसका इम्पैक्ट आज तक है, बिकॉज वर्ल्ड इज नाउ यूनाइटेड। और हमने देखा भी था यूनाइट कैसे हुआ था। यूनाइट हो गया था, अच्छी चीज हो रही थी, बट वर्ल्ड वॉर वन हुई और वर्ल्ड वॉर वन ने सारे सिचुएशन चेंज कर दी। एंड दिस वाज आल्सो द इम्पैक्ट। और ये इम्पैक्ट का, डिप्रेशन का जो इम्पैक्ट है ना, ये इंडिया तक आया। ऐसा नहीं कि इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप अपने आप को शील्ड नहीं कर सकते हो इकोनॉमी से। तो जो लोग अभी हमने डिस्कस कर रहे थे ना लास्ट टाइम के, सर चाइना की चीजें बैन क्यों नहीं कर देते, इसलिए नहीं कर सकते। आप पूरे वर्ल्ड से हट ही नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते। यू आर नाउ यूनाइटेड। अगर आप अपने आप को शील्ड आउट करोगे, जैसे नॉर्थ कोरिया ने कर रखा है, तो आपकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। इसलिए आपको वर्ल्ड के साथ यूनाइटेड रहना है, कंपटीशन में रहना है। कंपटीशन ऑलवेज मेक्स यू बेटर। ये फिलोसफी है, ठीक है। क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो, देन विल कंटिन्यू। रीज्वाइन द क्लास।